नमस्कार। भाषा की दुनिया में आपका स्वागत है। भाषा विचारों का आदान प्रदान। अब बात करते करते कभी हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, हम इसे छोटा कर लें। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते रहते हैं कि वाक्यांश के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बन जाता है और कहीं कहीं क्या होता है, दो ध्वनियाँ मिलकर परिवर्तन ले आती हैं। तो ध्वनियों के मेल से भी परिवर्तन आ जाता है शब्द में। तो आज हमारे पढ़ने का विषय भी रहेगा संधि। संधि यही होता है जिसमें वर्णों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं है, ना ही किसी वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द होता है। तो संधि का सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। मेल भी किसका? वर्णों का, शब्दों का नहीं। ध्यान रखेंगे कि जब इसके बाद पाठ आएगा एक समास, उसमें शब्दों का मेल होता है और संधि में होता है वर्णों का। तो एक ही शब्द की गलती से हमारी पूरी परिभाषा गलत हो सकती है। तो संधि होता है वर्णों का मेल। कैसे, आइए समझते हैं। पहला शब्द देखिए पुस्तक में, इसमें है हिम जमा आलय। हिम जमा आलय। हिम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? म नहीं। वर्ण विच्छेद में हमने क्या किया था कि जितने भी वर्ण मिले हैं, चाहे वो स्वर है, व्यंजन है, सबको अलग करना। तो हिम की अंतिम ध्वनि म में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ। तो अंतिम ध्वनि हुई अ। और आलय जो दूसरा शब्द है, उसकी पहली ध्वनि क्या है? आ। तो हिम जमा आलय से बना शब्द हिमालय। तो अ और आ के बाद हिमालय में क्या परिवर्तन आया कि दोनों ही स्वरों की जगह एक दीर्घ आ गया। दीर्घ आ की ध्वनि आ गई। तो चाहे वह ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, उसने दीर्घ का रूप ले लिया। तो ये शब्द में परिवर्तन आ गया। लघु जमा उत्तर। लघु उ, ह्रस्व उ, उत्तर ह्रस्व उ। और आंसर में क्या बन गया? बदलाव के बाद हो गया लघुत्तर। क्यों? कि लघु में अंतिम ध्वनि उ थी, उत्तर में भी उ थी। जब दो ह्रस्व उ जुड़े तो उत्तर में आ गया दीर्घ उ। तो ये परिवर्तन आ गया, विकार आ गया। तो जब दो ध्वनियों के मिलने से विकार आ जाता है, वही कहलाता है संधि। कि दो वर्णों के मेल से, और वर्ण भी कौन से? जो पास पास हों। ये नहीं है कि हिम जमा आलय में हिम में हम ह की ई ले लें और आलय का अंतिम अ ले लें। तो ऐसे संधि नहीं होती। संधि होगी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, उनके मेल से जो विकार आएगा वही संधि कहलाएगा। तो परिभाषा जो इसमें लिखी भी है आप याद कर सकते हैं। दो निकटवर्ती, निकटवर्ती की जगह आप पास पास भी लिख सकते हैं कि दो पास पास के वर्णों अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक, पारस्परिक अर्थात आपस में मेल से उनमें जो विकार होता है, जो बदलाव होता है, उसे संधि कहते हैं। उस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को, उस विधि को संधि कहते हैं। उस नए शब्द को संधि नहीं कहते हैं। जिस कारण वह शब्द बना है बदलाव के बाद, वह कारण ही संधि में निहित है। उसी की वजह से शब्द में बदलाव आया है। तो वह प्रक्रिया, वह विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब है संधि विच्छेद। अब संधि तो हमने कर दी, दो शब्दों को मिलाकर एक किया। विच्छेद होता है अलग करना, कि संधि के बाद जो शब्द बना है उसके पहले वाली अवस्था में लिखना। कि जैसे हिमालय शब्द दे दिया तो हम उसको अलग करके लिखें हिम जमा आलय, तो यह कहलाएगा संधि विच्छेद। कि संधि से बने हुए वर्णों को फिर से अलग करना, कि यह किससे बनी थी, उनको अलग करके दिखाना कहलाता है संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पर इसने चार उदाहरण लिखे हैं। एक एक जैसे शब्द है, वो किससे बना है? एक जमा एक के मिलने से। पुरुषार्थ किससे बना है? पुरुष और अर्थ के मिलने से। तो जब हमने पुरुषार्थ को दो अलग अलग शब्दों के रूप में लिख दिया तो यह कहलाया संधि विच्छेद। और अगर हम पहले लिखते पुरुष जमा अर्थ से क्या बना, और उत्तर में लिखते पुरुषार्थ, तो हम कहते इनमें संधि हो गई, इनमें मेल हो गया। तो ये हुई संधि
और संधि विच्छेद की परिभाषा। अब है संधि के भेद। संधि के भेद होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग की जानकारी हम वर्ण विचार में प्राप्त कर चुके हैं। स्वर कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? स्वर वह ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो सकता है। व्यंजन कौन सी होती हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजनों को हम स्वर के बिना लिख सकते हैं, अर्थात हलंत वाला जब हम लिखेंगे व्यंजन, वह स्वर के बिना है। विसर्ग की शब्द के सामने 2 बिंदु लगा देते हैं, वो उसकी पहचान होती है। तो अब हम जानेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए, 2 स्वरों के मेल से, कि जब 2 ध्वनियाँ जुड़ती हैं संधि में, ये हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो जब दोनों ही ध्वनियाँ अगर स्वर हैं तो उनमें स्वरों के मेल के बाद जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होता है। कहने का मतलब क्या है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि भी स्वर होनी चाहिए, दूसरे स्वर की पहली ध्वनि भी स्वर होनी चाहिए। स्वर कोई भी हो सकता है, दोनों तरफ स्वर हैं तो वह स्वर संधि ही कहलाएगा। अब जैसे इसने उदाहरण लिख दिया है भोजनालय। भोजनालय किससे बना है? भोजन जमा आलय से। भोजन की अंतिम ध्वनि अ स्वर होता है। आलय की पहली ध्वनि आ भी स्वर होता है। अ और आ के योग से हो गया आ। तो जो ये परिवर्तन आया दोनों स्वरों के मिलने से, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें स्वर संधि है। अगर मैं ये कहूँ सत्य जमा आग्रह, सत्य में पहली ध्वनि अ, आग्रह में अ जमा आ ही रहेगा, सत्याग्रह बन जाएगा। तो स्वर संधि के अब 5 भेद हैं कि स्वरों के मिलने से कौन कौन से परिवर्तन आ जाते हैं। उस आधार पर स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि और फिर अयादि संधि। अभी हम पढ़ेंगे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ अर्थात बड़ा रूप, कि जब 2 स्वर जुड़कर विकार के बाद दीर्घ रूप में आ जाए, वहाँ दीर्घ संधि होती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, अ, ई और उ, ये 3 स्वर चाहे अपने समान रूप से मिलें, अ ई उ, जैसे अ मिले अ से, ई मिले ई से, उ मिले उ से, या ये अपने ही दीर्घ रूप से मिल जाएं, जैसे अ से आ, ई से ई, उ से उ, या फिर दोनों ही दीर्घ रूप हों, आ जमा आ जाए, ई जमा ई आ जाए, उ जमा उ आ जाए। अर्थात ये तीनों स्वर आपस में किसी भी तरह से मिलें अपने ही समान रूप वाले स्वर से, तो उत्तर में विकार के बाद दीर्घ रूप ही आएगा। अर्थात अ जमा अ जमा आ जमा आ जमा आ, किसी भी तरह से अगर जुड़ाव होता है तो उत्तर में दीर्घ रूप में आ ही आएगा। ऐसे ही ई जमा ई, देखिए मध्य में 4 उदाहरण लिखे हैं। ई जमा ई से भी ई बनेगा। दीर्घ ई अगर ह्रस्व में जुड़ती है तो भी दीर्घ रहेगा। पहले दीर्घ ई आ जाए, बाद में छोटी ई ह्रस्व ई आए तो भी दीर्घ ई आएगा। और दोनों ही दीर्घ हों, दोनों बड़ी ई जिसे आप कहते हो, तो भी उत्तर में ई आएगा। ऐसे ही ऊ की स्थिति है, ऊ जमा ऊ जमा ऊ जमा ऊ या ऊ जमा ऊ। तो ये अ ई ऊ तीनों आपस में अपने ही रूप से मिलते हैं तो उत्तर में दीर्घ रूप आ जाता है, और जहाँ पर ऐसा होता है वो दीर्घ संधि कहलाती है। एक एक उदाहरण देख लेते हैं। मत जमा अनुसार, मत में अ है, अनुसार में भी अ है। उत्तर के बाद क्या हो गया, मतानुसार। त के बाद कौन सी मात्रा आ गई, आ की, तो आ हो गया। दूसरा देखते हैं, पुस्तक जमा आलय, अ जमा आ, पुस्तकालय, तो भी आ रहा। फिर नीचे देखिए, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, विद्या में आ है, फिर अर्थी में अ है, विद्यार्थी।
आ के बाद अ आ गया। ऐसे ही आ जमा आ हो, दया में आ गया और आनंद में भी आ गया। दोनों आ और आ जुड़कर उत्तर में क्या रहा? दयानंद आ ही रहा। तो इस तरह से चाहे ई की स्थिति हो चाहे ऊ की हो, ये रहेगी दीर्घ संधि। ये उदाहरण आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ई के उदाहरण दिए गए हैं पहले, फिर ऊ के दिए गए हैं, उसके बाद दूसरी संधि शुरू होगी। तो आप स्वर संधि तक पढ़िएगा। स्वर संधि के पहले भाग दीर्घ संधि तक पढ़ना है। उसके बाद कोई शब्द आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली संधि पढ़ेंगे गुण संधि अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।